वेलकम टू स्टडी टू लर्न। सो गाइज, आज से हम पॉलिटी का PT 365 का रिवीजन वीडियो शुरू करेंगे। तो इस वाले पार्ट में, पार्ट 1 में हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे जो आपके PT 365 है। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक मेंशन है वो इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। अच्छा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में बताया गया है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs, देन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और देन अदर न्यूज़ आती हैं। इसमें दो है, एक तो हेट स्पीच के बारे में है, वो एंड पे हम देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर। तो जैसे स्टैटिक आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा ही होगा, तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। अगर कहीं स्टेटमेंट आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नो, इट इज नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, इन विच केस केशवनंद भारती केस 1973। सो 1973 का जो केशवनंद भारती केस था, उसमें ये कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर का इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखिए, जो जुडिशरी होती है ना, वही डिसाइड करती है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा डिसाइड करेगा कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सो ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी फुल गिवन आपको दी हुई है कि भाई ये चीज़ें जो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट करती हैं। नहीं, इन फर्दर इन फ्यूचर जुडिशरी विद केसेस के साथ साथ डिसाइड करती रहेगी कि क्या क्या आपका बेसिक पार्ट है। अब ये केशवनंद भारती केस, इनके बारे में देखो। सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर का एक न्यूज़ में था, वो क्यों था? क्योंकि जो हमारे केशवनंद भारती जी हैं, इनकी डेथ हो गई है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल आपको कि इनके इर्द गिर्द, इनके अराउंड जो जो क्वेश्चन है, जो जो चीज़ें इनके की वजह से हुई हैं, उनके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अब जो ये थे, ये एडनर मठ केरला के हेड थे, और इन्होंने चैलेंज किया था कि जो इनकी गवर्नमेंट ने लैंड को एक्वायर किया था वो गलत है। इनके हिसाब से गवर्नमेंट कैन नॉट एक्वायर दी लैंड। तो ये केस था जो इन्होंने किया था। अब ये सबसे लार्जेस्ट एवर इनकी बेंच थी, 13 जज की सबसे बड़ी बेंच थी, वो भी केशवनंद भारती केस में। और जो जजमेंट आई थी वो 24 अप्रैल 1973 में आई थी। उसने क्या बोला था? उसने अपहेल्ड कर दिया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को। उसने बोला था कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हार्म नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होनी चाहिए। और ये जुडिशरी डिसाइड करेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम केस टू केस। अब इन्होंने और बात भी की थी, क्या? राइट टू प्रॉपर्टी। कहा गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्होंने फैक्ट बोला था, जो प्रियम्बल है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक पार्ट है। सो प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ बेसिक, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा, वो बेसिक डॉक्ट्रिन का पार्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो केशवनंद भारती जी ने बोले थे। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्विजिशन ऑफ लैंड। एक्विजिशन ऑफ लैंड की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले, अगर आपकी एक लैंड जो 12 साल तक किसी ने एक्वायर कर रखी है गैर कानूनी, और आपने कोई भी केस नहीं किया है, अगर 12 साल तक आपने कोई भी केस उस चीज़, उस लैंड के अगेंस्ट नहीं किया है, तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उस इंसान की हो जाएगी जिसने आपसे एक्वायर की है या आपसे ज़बरदस्ती से छीनी है। अगर आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर करती है, वो ऐसे एक्वायर नहीं कर सकती। ये प्रोविज़न गवर्नमेंट के लिए नहीं है। गवर्नमेंट एक्वायर अगर करेगी तो वो आपको उसकी जगह कंपनसेशन पे करेगी। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है, यहीं पे हम डिस्कस करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, अर्लियर ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसको एज ए फंडामेंटल राइट क्या कर दिया था? अबॉलिश कर दिया था। और इसको अब 300A आर्टिकल के अंडर एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, अच्छा, इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर्ड बाय द सिटीजन्स, देन मैंडेटरी टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट, देन देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उसके बाद आप देख सकते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अच्छा, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, पार्लियामेंट्री सिस्टम,
अच्छा एक चीज़ आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वो इंडिया ने यूके से अडॉप्ट किया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन रूल ऑफ लॉ, देयर इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये भी एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है। देन देयर इज़ सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की पावर जो आर्टिकल 32 के अंदर आती है, जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसके अंडर रिट आती है सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। देन देर इज आर्टिकल 136, देन 141 एंड देन 142। तो इन सब आर्टिकल के ऊपर ना जो ये सारे के सारे आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं। देन देर इज टू आर्टिकल ऑफ हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 226 और आर्टिकल 227। आर्टिकल 226 क्या बोलता है? आर्टिकल 226 जो आर्टिकल 32 पार देता है सुप्रीम कोर्ट को, वो आर्टिकल 226 जुडिशियल रिव्यू के लिए है। सो दीज आर दी सम फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये चीज़ें आपके बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। और स्टिल ये लिस्ट इतनी ही नहीं है, विद टाइम टू टाइम दिस लिस्ट विल बी गोइंग टू फर्दर इंक्रीज एंड विल इंक्लूड अदर पार्ट एज वेल। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल में अब ये केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं और आप इनको मेंशन कर सकते हैं मेंस में भी। तो सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया, उसमें पार्लियामेंट में उसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है। अब ये चैलेंज हुआ 1965 में सज्जन सिंह। अब सज्जन सिंह केस में क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें जो बेसिक फीचर हैं उनको पार्लियामेंट उनको क्या नहीं करेगी, उनको उनके साथ छेड़खानी नहीं करेगी। तो एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा केशवनंद भारती केस में जो कॉन्सेप्ट आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसका इनिशियल स्टेज अगर स्टार्ट किया जाए देखा जाए तो वो सज्जन सिंह में ही हो गया था। देन गोलकनाथ केस 1967, इसने बोला था कि भाई पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं अमेंड कर सकती, और ये 11 जज बेंचेस थी, जो सेकंड हाईएस्ट कह सकते हैं आप। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी थी? केशवनंद भारती केस, उसमें कितने जजेस थे? 13। देन 1971 में पार्लियामेंट ने भाई अमेंड कर दिया, क्योंकि गोलकनाथ में तो उन्होंने बोला था कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करेगी। देन 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 जो गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट हमारे लेके आई, उन्होंने बोला कि भाई पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, उन्होंने करेक्ट कर दिया, उस पूरा एज इट इज़ लिख दिया कि भाई अब ये लीजिए पढ़िए, यहाँ लिखा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। देन 1973 में फिर से जब ये चैलेंज हुआ केशवनंद भारती केस, तो इन्होंने बोला ठीक है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट है वो पार्लियामेंट ने सही कहा है कि दे कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बिल्कुल रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई 1975 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट्स हुई, तो इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। उसके बाद आता है आपका मिनर्वा मिल केस, इसमें क्या आता है आपका मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस में क्या बोलते हैं कि भाई पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है अमेंड करने की, और ये पावर जो है अमेंड करने की ये अनलिमिटेड पावर नहीं है। तो आपके पास लिमिटेड पावर है, तुम अमेंड कर सकते हो लेकिन विद सम लिमिट। देन लास्ट जाता है 1981 में वामन राव क्या बोलते हैं कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं क्या यूज़ होती। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैसे हैं, एक तो आपको एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन सा केस में क्या क्या था, और एक जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जैसे सज्जन सिंह केस, इसमें फर्स्ट टाइम बेसिक्स फीचर्स की बात हुई, और उसके बाद गोलकनाथ जहाँ पे पार्लियामेंट ने बोला कि ये फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है केशवनंद भारती, जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया, और उसके बाद आपकी मिनर्वा मिल जो वहाँ पर बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड लेकिन विद सम लिमिट, लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। सेकंड टॉपिक जो है वह है आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बने हैं जो 2 बार इम्पीच हो चुके हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए यूएस का नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इंडिया का भी। सो हम देखेंगे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस हमारे इंडिया में कैसे है और यूएस में क्या है। देखो सबसे पहले ग्राउंड्स देखो, इंडिया में सिर्फ एक ही ग्राउंड है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन। अगर इंडिया में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 61, तभी उसके अगेंस्ट आप इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और यूएस में इम्पीचमेंट के जो ग्राउंड्स हैं थोड़े से ज़्यादा हैं, जैसे कि ट्रीजन हो गया, ब्राइबरी हो गया, या कोई अदर
हाई क्राइम हो गया, तो ये सब इम्पीचमेंट के अंडर यूएस में आते हैं। तो यूएस का ग्राउंड जो इम्पीचमेंट का है वो ज़्यादा बड़ा है, इंडिया का कम है। अब कौन इनिशिएट कर सकता है इम्पीचमेंट? हमारे इंडिया में कोई सभी हाउस, ईदर हाउस, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों हाउस में से कहीं भी स्टार्ट हो सकती है इम्पीचमेंट प्रोसेस। लेकिन यूएस में सिर्फ लोअर हाउस में होती है। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? वहाँ पे पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वहाँ पे सिर्फ ये इनिशिएट कर सकते हैं। 2 स्टेजेस होती हैं, और जो प्रोसेस होता है उसमें फर्स्ट स्टेज में होता है कि 1/4 मेंबर पहले उस बिल को साइन करेंगे, तभी आप इनिशिएट करेंगे इम्पीचमेंट के लिए। और सेकंड 14 डेज़ का आपको एडवांस में नोटिस देना है प्रेसिडेंट को। जब ये 2 चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आपको 2/3 मेजॉरिटी से टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ आपको उस बिल को पास करना है एक हाउस में। जब सेकंड स्टेज में सेकंड हाउस के पास भेजेंगे, सेकंड हाउस क्या करेगा? एज ए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बनेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा क्या ये चार्जेस जो लगाए हैं क्या ये सही हैं। प्रेसिडेंट से भी पूछेगा जो क्या ये चार्जेस हैं आपके खिलाफ, ये क्या है, तो इंक्वायरी करेगा। जब वो इंक्वायरी हो जाएगी, उसके बाद जो होगा फिर से 1/4 मेंबर फिर से 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से सेकंड हाउस से भी पास किया जाएगा। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। और तब उसके बाद जब ये सेकंड स्टेज भी पास हो जाएगी, उसके बाद इंडियन जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीच हो जाएगा और इसको रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर हम यूएस में देखें तो लोअर हाउस में इसको रिप्रेजेंट करेंगे और सिंपल मेजॉरिटी के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है। देन उसके बाद सीनेट अपर हाउस में भेजा जाता है। अपर हाउस में 2/3 मेजॉरिटी, जो कि कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, उससे उसको पास किया जाता है और उसके बाद उसको इम्पीच किया जाता है। अब एक चीज़ याद रखनी है, इंडिया में इम्पीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। यूएसए में ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है। यूएसए में इम्पीचमेंट का मतलब रिमूव्ड नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको ध्यान से एक बार फिर से मैं बताता हूँ। इंडिया में अगर प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है तो कहने का मतलब है कि वो रिमूव हो गया फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर यही बात अगर हम यूएस में करें तो वहाँ पे इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल नहीं होता है। सो डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच्ड हुए हैं, रिमूव्ड नहीं हुए। हमारे इंडिया में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट का इम्पीच हुआ है? तो ये क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, हम पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के साथ प्रेसिडेंट दोनों डिस्कस करेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये चीज़, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा हम भूल जाते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर आती है वो आती है आर्टिकल 72 के अंडर, एक चीज़। फिर गवर्नर की आती है 161। देखो कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपको रट जाने चाहिए, हर एक पता होना चाहिए भाई। फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से आते हैं, और इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आते हैं, राइट टू लाइफ विद डिग्निफाइड लाइफ किस में आता है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल आपको दिमाग में छप जाने चाहिए। जैसे ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट कितना होता है, आर्टिकल 1, 2, 3। सो इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपको ध्यान में होने चाहिए और आप याद कर लें, एक रट लेना है। कोई भी इसमें वो हार्ड एंड फास्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रटेंगे तो ये है, कोई बात नहीं। आपको रटना है तो रटना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ता है। तो पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है आर्टिकल 72 के अंदर आती है और गवर्नर की 161 के अंदर। अब ये पार्डनिंग पावर जो है, प्रेसिडेंट कौन से लॉज पे दे सकता है? तो दे सकता है यूनियन लॉज पे, और गवर्नर वहीं स्टेट लॉज पे। या कोर्ट मार्शल प्रेसिडेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वहाँ पे गवर्नर कोर्ट मार्शल नहीं कर सकता। डेथ सेंटेंस की बात की जाए तो डेथ सेंटेंस में प्रेसिडेंट पार्डन भी कर सकता है और कम्यूट भी कर सकता है। अब पार्डन क्या है, कम्यूट क्या है, ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे डिटेल में। फिलहाल आप इतना समझ लिए कि प्रेसिडेंट पार्डन के साथ साथ कम्यूट भी कर सकता है, लेकिन गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है, सिर्फ कम्यूट कर सकता है। तो ये जो पूरा टेबल मैंने बनाया है, ये आपके PT 365 का ये सारा कुछ दिया है। तो इसके बेसिस पे ये मैंने ऑलरेडी आपका इसका समराइज़ करके यहाँ पे बता दिया है। अब आपकी PT 365 में और क्या चीज़ दी है कि जो जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी हैं और गवर्नर के पास कौन कौन सी हैं, और फिर पार्डनिंग पावर इंडिया और यूएस प्रेसिडेंट की भी कंपेयर की गई है। तो एक चीज़ याद रखनी है, रिसेंटली जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पार्डनिंग पावर अपनी एक्सरसाइज की थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को पार्डन करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को पार्डन करने के लिए जो यूएस का प्रेसिडेंट है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वो पार्डन भी कर सकता है और कम्यूट भी कर सकता है। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो उनके पास जो है ना, विदाउट लिमिट, उनके पास ऐसा कोई लिमिट नहीं है और रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है यूएस प्रेसिडेंट के की पार्डनिंग पावर के पास, क्योंकि यूएस इज़ अ प्रेसिडेंट रूल, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलती है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री चलती है, इसलिए हमारी रिस्ट्रिक्टेड है। और रियल हेड जो हमारे यहाँ पे है वो प्राइम मिनिस्टर है, और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एक सिर्फ नॉमिनल हेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये जो मेला है इसमें हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सिंपल सा है, कुछ इसमें टफ नहीं है। देखो पार्डन होता है बिल्कुल माफ़ कर देना, सिंपल पार्डन कर दिया आपको, बिल्कुल माफ़ कर दिया आपको, कोई भी सेंटेंस जो है वो नहीं है, आप बिल्कुल रिमूव, एवरी सेंटेंस इज बीइंग रिमूव्ड। तो पार्डन का बिल्कुल कहता है फुल फ्री, आपको फ्री कर दिया।
सॉरी, सेकंड आता है कम्यूटेशन। तो ये देखिए, कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जो हार्ड पनिशमेंट है उसको लाइट पनिशमेंट दे देना। जैसे कि सपोज करो किसी को डेथ सेंटेंस है, इसमें देखो सपोज करो किसी इंसान को डेथ सेंटेंस है, तो उसको लाइट फॉर्म करके उसको क्या कर सकते हो, 15 ईयर की जेल कर दी या लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी। तो कहने का मतलब है पनिशमेंट वही है, लेकिन पनिशमेंट की वैल्यू उतनी ही है, लेकिन बस क्या कर दिया, उसका मोड चेंज कर दिया, लाइटर वन कर दिया। पहले आपकी डेथ हो रही थी और अब डेथ की जगह क्या हो रहा है, आपको पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब रिमीशन, रिमीजन आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। जैसे स्कूल डेज में एक एप्लीकेशन लिखते थे कि भाई कई बार फाइन हो जाता था कि 200 रुपीज़ फाइन है, तो हम एक रिमीजन ऑफ फाइन की लिखते, सर हमारे पास पैसे नहीं है तो कृपया करके 200 की जगह आप 100 रुपीज़ कर दीजिए या 50 रुपीज़ कर दीजिए। तो कहने का मतलब यह है, इसमें आपको अमाउंट ऑफ सेंटेंस कम होगी लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। देखो 200 से आपको 100 रुपीज़ हो सकते हैं, कहने का मतलब है मनी ही है। ये नहीं है कि 200 की जगह सर हम 5 दिन आपके घर पे काम कर देंगे या कुछ एग्रीकल्चर काम कर देंगे या किसी की हेल्प कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर आपको रिमीजन में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, आपको फाइन कम करवाना है, 200 की जगह 100, लेकिन कैरेक्टर इसका चेंज नहीं होगा। होपफुली आपको अब ये याद रहेगा, अब ये भूलेगा नहीं। नेक्स्ट आता है रिस्पाइट। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। सबसे पहले देखो, रिस्पाइट होता है लेसर पनिशमेंट। इसमें कुछ स्पेशल केसेस में उनको पनिशमेंट कम करती है। जैसे कोई वुमेन है और वो प्रेग्नेंट है, तो इस केस में उनको क्या होगा, पनिशमेंट जो होगी कम हो जाएगी। सपोज करो पहले 5 साल की थी, अब शायद 2 साल की हो जाए। तो इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखो रिस्पेक्ट, RESP से याद रखो। तो रिस्पेक्ट क्या हो गया, रिस्पेक्ट आप किसकी करते हो, रिस्पेक्ट आप वुमेन्स की करते हो। तो यहाँ पे स्पेशल केसेस होगा जो वुमेन्स वगैरह का, उनको क्या होगा, जो पनिशमेंट है वो कम मिलेगी। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका रिप्राइव। सो गिव टाइम टू सीक पार्डन, कि हमें कुछ टाइम दो, प्राइम में मतलब कि टेम्परेरी इसको कर सकते हैं। ईव से याद रख लेना, इवनिंग। आप कैसे इसको ध्यान में रखेंगे, इवनिंग। सपोज करो कल किसी एक बंदे को हैंग, मतलब कि कल डेथ सेंटेंस उसको हैंगिंग के लिए है, तो वो शाम के टाइम पे जाता है कि नॉक नॉक सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के ऑफिस में, बोलता कि सर मुझे कुछ थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मैं अपनी रिहाई या अपनी इस जो मुझे सेंटेंस मिला है इसको मैं साबित कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए ताकि मैं कुछ जो एविडेंस है उनको इकट्ठा कर सकूं। तो ईव से आप याद रखना, इसमें कुछ टाइम मिलता है ताकि तुम्हें टेम्परेरी सस्पेंशन हो जाती है इसमें। तो ये सब इंपॉर्टेंट्स थे। होपफुली आपको ये अच्छे से अब समझ आ गए होंगे, और एक दो बारी इसको आप ध्यान से सुनिए और कुछ जितना हो सके इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ऐसी वाली चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूजिंग होती हैं और काफ़ी बार हम भूल जाते हैं, और जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे हम अक्सर गलत मार्क करके आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। अब देखो ओबीसीज का चक्कर क्या है, देखो ओबीसीज होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 340 में हमें यह है कि भाई हम प्रेसिडेंट जो है वो एक कमीशन अपॉइंट करेगा। अब वो कमीशन क्या करेगी, वो कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की कंडीशंस पे, ठीक है ना। अब फिर वो रिपोर्ट कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को देगी और प्रेसिडेंट फॉरवर्ड कर देंगे लोकसभा और राज्यसभा को। ये सब प्रोसीजर होता है आर्टिकल 340 के अंडर। अब देखो थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर देखें, 1953 में पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन इस्टेब्लिश की गई थी। किसके अंडर की थी, काका कैलेकर के अंदर। और देन 1979 में सेकंड जो BCC मतलब कि बैकवर्ड क्लास कमीशन जो थी वो अंडर BP मंडल की थी, जिसको आप मंडल कमीशन भी बोलते हो। और इसके अंडर OBCs को 27% रिजर्वेशन भी मिलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। सो इसके अंडर, कहने का मतलब है इस मंडल कमीशन के अंडर आपको क्या मिला था, 27% क्या मिला था आपको, रिजर्वेशन OBCs को, और एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी बेहतर। अब ऐसा हुआ कि 2017 में जी रोहिणी कमीशन इस्टेब्लिश की गई सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs के लिए, कि भाई आप OBCs के अंडर भी सब कैटेगराइजेशन, ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों अपॉइंट किया गया, क्योंकि काफ़ी सारे जो OBCs कम्युनिटीज़ हैं वो बेनिफिट नहीं, रिजर्वेशन का उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। जैसे अगर हम OBC देखें तो 2633 में से लगभग 980 कम्युनिटी ऐसी थी जिनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो थी। तो इसलिए इस कमीशन का संगठन करना बहुत ही ज़रूरी था। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि केलकर कमेटी, BP मंडल कमेटी और जी रोहिणी कमीशन, ये तीनों की तीनों कमीशन किसके लिए थी, तो ये किसके लिए थी, OBCs के लिए थी। या सिंपल ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो जी रोहिणी कमीशन है ये किसके लिए इस्टेब्लिश की गई थी, तो ये किसके लिए की गई थी, फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs। तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है और हमने अच्छे से इसको डिस्कस भी कर लिया।
अब देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है किसके अंडर, आर्टिकल 338 बी के अंडर। और कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 इसके अंडर हुआ है। अर्लियर इनिशियल स्टेज पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, एक एक्ट आया था 1973 जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस मिला है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 में हुआ था अंडर आर्टिकल 338 बी के अंडर। अब इसमें 5 मेंबर होते हैं, ये 5 मेंबर कमेटी होती है, और जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करता है, इनका टेनवर भी डिसाइड करता है, और इनकी सर्विस कंडीशन भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। और इनका काम क्या है, जो भी ओबीसीज़ के लिए कोई कंप्लेन आती है उसको देखना, या उनके लिए वेलफेयर मेजर कोई स्कीम होगी तो उसके लिए भी ये एग्जामाइन करते हैं। तो होपफुली आपको ये अच्छे से हो गया होगा, दिमाग में बैठ गई होगी चीज़। जो 1.5 टॉपिक है वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर है। सबसे पहले हमें पता चाहिए कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर हमारे अंदर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं, हमारी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज हमारी नहीं है, लेकिन यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं, एक हिंदी है और एक इंग्लिश। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जो हिंदी हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी वही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। इंग्लिश 1965 तक कंटिन्यू रहेगी, और पार्लियामेंट के पास ये पावर दी जाती है कि वो यूज़ ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का यूज़ जो हो रहा है उसको बियॉन्ड 1965 के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963, और वो 10 साल करके इंग्लिश का टर्म को एक्सटेंड कर देता है, जो कि इंडेफिनिटली टाइम है। अभी तक मतलब ऐसा है नहीं कि इतने टाइम पे इंग्लिश आपको बंद कर दी जाएगी। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट है क्या, देखो स्टेट्स की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन स्टेट्स फ्री हैं कि वो डिसाइड कर सकती हैं कि उनके स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके वो फ्री हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज अपने स्टेट में वो यूज़ करेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना चाहिए। अब देखो लैंग्वेजेस की बात हो रही है तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ये आपको मैं करंट अफेयर में भी कवर कर चुका हूँ, एक बार फिर बता दें। देखो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं जो आपके शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है ये किस शेड्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है, शेड्यूल 5, 4, 3, 2 या 6, 7, 8, तो ये आपको बताना है कि किस शेड्यूल में आता है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो फर्स्ट टाइम 1967 में जब अमेंड हुआ था तो तब सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 3 लैंग्वेजेस ऐड ऑन हुई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो ये चीज़ याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कौन सी थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड ऑन हुई थी। तो यू नेवर नो कि किसी भी पीसीएस में या वापस से भी यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये आपको अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए और किस अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होती हैं, हमारे यहाँ पे कितनी है, 6 हैं। कौन कौन सी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। सबसे पहली जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज थी वो थी तमिल, और सबसे लास्ट में जो रिसेंटली बनी है 2014 में वो थी ओडिया, वो है ओडिया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मनी मिलती है, और 2 एनुअल अवार्ड भी इन स्कॉलर्स को मिलते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है, लगभग 15 से 2000 साल पुरानी वैल्यूएबल टेक्स्ट होनी चाहिए और ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए, बॉरोड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हिंदी जो है वो इसलिए क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आता है क्योंकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं, काफ़ी सारे इसमें वो मिक्सचर है, तो अरेबियन वर्ड्स भी हैं इसमें, तो काफ़ी हिंदी इंग्लिश उर्दू मिक्स है, सॉरी हिंदी उर्दू मिक्स है, तो इसलिए ये हमारा क्लासिकल लैंग्वेजेस में नहीं आता है। 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो लास्ट टॉपिक है 1.6, इसमें है एक तो राइट टू प्रोटेस्ट और एक हेट स्पीच। देखो राइट टू प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, ये आप किसके साथ जोड़ सकते हो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और 19 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में क्या क्या लिखा है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, आपके पास आज़ादी है बोलने की और एक्सप्रेस करने की, और नो राइट टू स्ट्राइक। एक चीज़ याद रखना, स्ट्राइक का कोई भी राइट नहीं है, देयर इज़ नो राइट ऑफ स्ट्राइक। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग। अब सेकंड में क्या बोलता है कि राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप असेंबल हो सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो मिलजुल के, लेकिन बिना आर्म्स के, बिना हल्ला गुल्ला के, बिना किसी
वायलेंस के। थर्ड बोलता है कि पावर ऑफ स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हाँ, आर्टिकल 19 जो एब्सोल्यूट नहीं है, आर्टिकल 19 इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। तो ये क्या है, इसमें आपको स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब ये क्यों आया, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी की जो सुनवाई की थी शाहीन बाग जो दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए प्रोटेस्ट में लोग थे उसके लिए। और दूसरा जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को सुप्रीम कोर्ट ने एक हरी झंडी दिखाई थी कि आप जब तक आपके फॉर्म जो बिल हैं उनके ऊपर आपको आता नहीं, आप पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी कर सकते हैं। तो राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल बट विदाउट एनी वायलेंस। नेक्स्ट लास्ट जो आपका न्यूज़ थी वो है हेट स्पीच। अब ये अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला कि भाई राइट टू इक्वालिटी इन ए पॉलिटी कमिटी टू प्लूरलिज्म की ऑब्जर्वेशन क्या थी, हेट स्पीच और फ्री स्पीच की। देखो, हेट स्पीच और फ्री स्पीच में क्या डिफरेंस। फ्री स्पीच जैसे कि आप किसी को कमेंट कर सकते हो या किसी को फेवर कर सकते हो, या किसी को सपोज करो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, उनके काम के पॉलिसीज़ पर क्रिटिसिज्म कर सकते हो, उनको फेवर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बिल्कुल, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आता है हेट स्पीच। हेट स्पीच का कहने का मतलब है जब आप ऐसी अफवाह क्रिएट करते हो जो लार्जर कम्युनिटी को टारगेट करती है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती है, किसी के सेंटीमेंट्स को दुखाती है, सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, सो इट इज़ लाइक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हेट स्पीच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ। इंडिया में किसी भी लॉ में हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हेट स्पीच जनरली जो है हेटेड, प्राइमरली एक हेटेडनेस होती है किसी भी ग्रुप के लिए, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आईपीसी सेक्शन 153A और 290A के अंडर क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो होपफुली आज आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको कवर करवा पाया हूँगा, अच्छे से आपको ये समझ आ पाया होगा। तो कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यूज़ दीजिएगा कि जो ये PT365 पढ़ाने का जो मेथड है क्या आपको सही लगा, क्या इस मेथड से हम कंटिन्यू रख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।